तो हमने ना कि बोला था कमेंट सेक्शन में आज ग्रुप में ही मैंने कह दिया था कि हम लोग जो भी आंसर होंगे हमारे वो आप टिक करते रहिए। ओके, ऐसा करें आंसर जहाँ पर देने आप खुद बता दीजिए एक बार, फिर हम शुरू करेंगे। जी, 37 साथी हो गए ऑनलाइन। ओके, तो मुझे बताइए साथियों कि ऑनलाइन देना है उत्तर या फिर खुद टिक करेंगे, या फिर जैसे ही मैं प्रश्न कंप्लीट कर दूंगा जैसे ही आप उत्तर दे देंगे तो डन, कोई साइन दे दीजिएगा, हो गया डन लिख दीजिएगा, ओके लिख दीजिएगा, या फिर थम्स अप का जो सिंबल है वो इमोजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, इमो है ना। जी हाँ, तो थम्स अप का जो इमोजी है वो भेज दीजिएगा। इतना ही, इतने से ही काम जो है चल जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, या फिर लाइव आंसर देने हैं जल्दी से बता दीजिए, फिर शुरू करेंगे। ओके, लास्ट में बताना है, लास्ट में बताना है। ओके, बताइए साथियों, लास्ट में ही बताना है। ओके, ठीक है। तो क्या करना है कि आपने, जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगा आप लोग जो है उसका उत्तर मुझे मत बताइए, लास्ट में बताएंगे सभी साथी, उसका उत्तर ना ना बताएं। ठीक है, सभी को मैंने बता दिया था कि उसका उत्तर कोई नहीं बताएगा। और अगर कोई दूसरे ग्रुप में था तो उसको बता देते हैं कि कोई ग्रुप जिसमें मैंने ये संदेश नहीं दिया है तो उत्तर कोई मत बताए, सीधा आंसर टिक करेंगे आप अपनी कॉपी के ऊपर, और सबसे लास्ट में जो भी वार्ता होगी, ठीक है, एक स्पीड पकड़ लेंगे। और जैसे आपका प्रश्न जो है हो जाएगा कंप्लीट, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा थम्स अप भेज देना है कि हाँ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, 5 सेकंड का टाइम देंगे अधिक से अधिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेस्ट विशेष सभी के लिए, जो भी वार्ता होगी वो अंत में होगी। चलो जी शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, सहृदय किसे कहते हैं। शुरू कर दिया है दीक्षा जी अभी। जी मैं ही बोलूँगा नेक्स्ट, आप डन कर दीजिएगा। जी जी मोनिका शर्मा जी, मैं भी यही बोल रहा हूँ। ठीक है जी, पहला प्रश्न है, सहृदय किसे कहते हैं। कोई भी प्रश्न का उत्तर ना दे, अपनी कॉपी पर टिक लगाएं। ठीक है, ओके, 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है जी। सहृदय किसे कहते हैं। सहृदय पहला विकल्प है मुख्य पात्रों को, दूसरा है खलनायक को, तीसरा है पाठक श्रोता दर्शक को, चौथा है ऊपर लिखित सभी। उत्तर दिया जा रहा है, मतलब मुझे मालूम है सभी का सही होगा, तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, डन, कोई भी उत्तर ना दे। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़े का आपने चयन करना है, अलग करना है। ठीक है, गलत जोड़ा कौन सा है। पहला विकल्प है विद्यापति, कीर्तिलता, दूसरा हेमचंद्र, शब्दानुशासन, चौथा तीसरा है दामोदर शर्मा, वर्ण वर्ण रत्नाकर, और अगला है जी राम सिंह पहुड़वा। क्या लगता है। ठीक है, 5 सेकंड कम से कम देते हैं ताकि जो बाकी के साथी होंगी। ओके ठीक है जी, तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। मुक्ति का रहस्य, मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है। मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त। 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर दिया जा रहा है। ओके, दिया तो नहीं जा रहा है बल्कि आप लोग सहमत हो गए हैं, ए उत्तर आएगा। ठीक है जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे चलते हैं। हम राज्य लिए फिरते हैं, राज्य लिए मरते हैं, ये किसकी काव्य पंक्ति है। उत्तर बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारतेंदु निराला, मैथिली शरण गुप्त। क्या उत्तर आना चाहिए। 5 सेकंड है। ओके जी, उत्तर होगा साथियों इसका मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं साथियों। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसका कथन है। उत्तर बताना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कौन सा सही आएगा।
7वां प्रश्न है जी, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अज्ञेय, अज्ञेय की एक कहानी है रोज, ठीक है, नेट में भी लगी है, इम्पोर्टेंट कहानी है, एक गृहिणी की कहानी है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पत्नी, शरण दाता, गैंग्रीन या कवि प्रिया? कोई भी साथी उत्तर ना दे डन लिख सकता है, थम्स अप, ठीक है। आज साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे तो मिश्रण होगा। उत्तर बताया जा रहा है सी, ठीक है, गैंग्रीन है। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा होगा? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? 7वां प्रश्न है, 5 सेकंड आपके पास हैं। उत्तर दिया जा रहा है डी। ओके, तो कोई भी साथी जो नया है उनको बता देते हैं कि आप लोगों ने जो उत्तर है वो नहीं देना है, सीधा थम्स अप, डन या कैसे भी करके साइन दे देना कि हो गया है, ठीक है। 5 सेकंड मैं दूंगा, अगर नहीं भी दे पाए क्वेश्चन तो स्किप कर देंगे अगले पर। ओके, तो आशा करता हूँ कि सभी चिन्ह लगा रहे होंगे, ठीक है, मतलब अपनी कॉपी के ऊपर। अगला प्रश्न है इसमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, दूसरा है सत्संग और नाम स्मरण पर वे बल देते थे, और तीसरा है वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, और चौथा है विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। उत्तर क्या आएगा साथियों? उत्तर 8वें का डी आएगा, ठीक है, ये गलत है, सही नहीं है। ओके, मैंने पहले ही साथियों ग्रुप में ये बता दिया था कि इस प्रकार से हम आज करेंगे, और कुछ की सहमति हुई थी और कईयों ने उत्तर नहीं दिया था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है साथियों, कमयानी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? एमए में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। एमए आप लोग कर रखे होंगे या इसको क्रमानुसार सर्गों के नाम याद कर रखे होंगे, तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे। उत्तर दिया जा रहा है डी, सॉरी सी, ठीक है। तृतीय है चिंता, आशा, श्रद्धा, श्रद्धा तीसरे पर है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न है वह एक और, पंक्ति पढ़िए, वह एक और मनु रहा राम का, यो ना थका, यो नहीं जानता धन्य, नहीं जानता विनय। काव्य में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है? विशेषता बतानी, पहले पंक्ति पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, पंक्ति पढ़ लीजिएगा। दृढ़ निश्चय, समर्पण, राम की कर्मशीलता, निरंतरता। वह एक और मनु रहा राम का, जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। उत्तर क्या आना चाहिए? उत्तर 10वें का है साथियों जी, तो उत्तर ए आएगा, जहाँ पर दृढ़ निश्चय आएगा, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या कबीर? ओके, टाइम अप हो गया जी। उत्तर जहाँ पर ओके, बाद में दे लीजिएगा दीक्षा जी, कोई बात नहीं है। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? और 11वें का उत्तर आएगा केशवदास, पहला। आगे चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन मार्क्सवादी आलोचक है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? उत्तर बताना है आप लोगों ने। डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुझे लगता है कि कई साथी सहमत नहीं थे,
और जवाब भी नहीं आया है, जैसे कि मैं ग्रुप में बोल चुका हूँ। सीन सब ने कर लिया था, लेकिन जहाँ पर थम्स अप का भी वो सिंबल नहीं दे रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। ओके, जहाँ पर सी उत्तर आएगा साथियों, मार्क्सवादी आलोचक यही हैं। आगे चलते हैं। कबीरदास के काव्य में भावनात्मक या भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कोई कारण बताना है। सॉरी, कबीरदास के काव्य में भावात जो विद्यमान जो भावात्मक रहस्यवाद की झलक है, उसका कारण बताना है कि क्या कारण है भावात्मक रहस्यवाद का। जी हाँ। ओके ठीक है जी, कोई बात नहीं। तनु शर्मा जी का नहीं आ रहा है, वो ज्वाइन हुए थे, वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, ओके। कबीरदास के काव्य के विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण, तो यहाँ पर विकल्प आप लोग, चलो हम विकल्प तो नहीं ढूंढ रहे हैं, उत्तर साथियों आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो विकल्प पढ़ने की मुझे आवश्यकता आई थिंक नहीं रही होगी। उत्तर भी आएगा, ठीक है। सूफी सत्संग का प्रभाव, ठीक है जी। तो जो भावात्मक है, माना जाता है कि जहाँ से आया है, सूफी से आया है उनका। अगला प्रश्न है, तुलसीदास तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं कौन हैं? लोकनायक कहने वाले कौन हैं? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन? कौन है? रंजू शर्मा? नहीं, रंजू गोस्वामी जी हैं, इनकी क्लास नहीं चल रही है, कोई पता नहीं अभी क्या दिक्कत है। चलो, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले जो विद्वान हैं साथियों, वह जॉर्ज ग्रियर्सन है। आप जानते होंगे इनके बारे में। अगला प्रश्न है, ये पंक्ति है साथियों, ध्यान से देखना है इसको। अली कलही सोविंदो आगे कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? विकल्प बताना है आपने। दार्शनिक रूप है, प्रवचनकर्ता रूप है, उद्बोधक रूप है या नीतिकार रूप है? ओके ठीक है जी। उत्तर क्या आना चाहिए? इस पंक्ति में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? उत्तर दिया जा रहा है सी और जे, बिल्कुल सही है साथियों, उद्बोधक आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दिशा देने वाला, ज्ञान देने वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? पुरस्कार कहानी किसकी रचना है, यह आपने बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, 5 विकल्प, सॉरी 4 विकल्प हैं, 5 सेकंड का टाइम है। ओके डन जी, जयशंकर प्रसाद की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये जो प्रायण गीत है, वह कहाँ से है, किस नाटक से है? ध्रुव स्वामिनी से है, स्कंदगुप्त से है, चंद्रगुप्त से है या विशाख से है? क्या उत्तर होना चाहिए साथियों? डन, 17वें का भी ओके, वेरी गुड, चंद्रगुप्त से है, बिल्कुल सही। साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे आज, व्याकरण को थोड़ा लिमिट में रखा है। पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है जी? पृथ्वीराज विजय जो एक संस्कृत की रचना है, उस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? उत्तर दिया जा रहा है जी, उत्तर तो चलो मैं ही दूंगा। ओके, तो साथियों सॉरी, ये तो पिछले प्रश्न का था, तो उत्तर आएगा साथी डॉक्टर बुलर। डॉक्टर बुलर ने जी अप्रमाणिक माना है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल, यानी 16वीं 17वीं सदी, इसको भक्ति काल कहा गया है। हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन है? 16वीं 17वीं सदी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कौन मानता है? उत्तर क्या होना चाहिए? 19वें का प्रश्न है, डन हो चुका है। ओके, विकल्प आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन आएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? नीति विषयक काव्य की रचना इनमें से किसने नहीं की है?
जी हाँ, उत्तर बताया। उत्तर होगा साथियों जहाँ पर नीति विषयक की यदि हम बात करें तो सी विकल्प आएगा। नागरी दास जो एक कृष्ण कवि माने जाते हैं। मिश्र बंधु इनको नोवा अष्टशाप कवि कवि मानते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। निम्नलिखित में से विकल्प देखिए और उत्तर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है। उत्तर जी साथियों, बहुत बढ़िया। तो राधिका रमन प्रसाद जो हैं भारतेंदु युग से नहीं माने जाते हैं, बाकी सभी भारतेंदु युग से ही हैं। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। विकल्प देखिए और उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया उत्तर। जी हाँ, तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वह डी है। ठीक है, जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना था तट और मंदार, बाकी सभी पर्यायवाची हैं। अगला विकल्प है साथियों, प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर विकल्पों में बात करेंगे। पहला देख लीजिए प्रश्न। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना। दूसरा है प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना। तीसरा है सत्य न्याय उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना। और चौथा है परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना। क्या विकल्प आएगा साथियों। और ये 23वां प्रश्न है जी, कौन सा उद्देश्य नहीं है। उत्तर बता रहे हैं आप लोग कि हो गया है। डी उत्तर आएगा साथियों। ठीक है, जे तो नहीं है, कतई नहीं है। परिनिष्ठित भाषा का विकास करना ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं था, वो द्विवेदी युग का लक्ष्य रहा है। आगे साथियों, प्रेमचंद और उनका युग यह रचना किसकी है। उत्तर हो गया। तो उत्तर साथियों आएगा जहाँ पर रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेमचंद और उनका युग इनकी रचना है। आगे साथियों विकल्प देखिए, प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। कबीर विरचित, कबीर की पंक्ति है जी, दुल्हिन गाबहू मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम अवतार। तो ये जो पद हैं ये किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। श्रृंगार, लोकाचार, संबंधी ज्ञान, परंपरा पोषक या भावात्मक रहस्यवाद। पच्चीसवां प्रश्न है, पंक्ति पढ़िए ये वाली, फिर ये बताना है किस श्रेणी में रखी जा सकती है। उत्तर डी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। भावात्मक रहस्यवाद में नेमिनाथ रास 58 छंदों की जो रचना है ये किसकी रचना है बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। जी हाँ, तो यह साथियों सुमति गणी जी की रचना है। आगे चलते हैं। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है। विकल्प आपके सामने, नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है। मुझे मालूम है कि साहित्य आज बहुत आसान आ रहा है, सभी सही दे रहे हैं। ओके, उत्तर डी आएगा साथियों, बहुत बढ़िया, याद रखना है। ओके, डी उत्तर आएगा 27वें का गृहस्थों का आदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न है अगला। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में जो हैं उनका आपने चयन करना है।
आज का टारगेट जो है हम 120 रखेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र आसान है, तो इतना तो सभी को हासिल करना चाहिए, बाकी अपना बेस्ट देते रहो। जी हाँ, शिव कुमार सिंह और श्याम नारायण दास, ठीक है, ये दो हैं, एक और हैं वो हमने पढ़ाया था पिछले दिनों। चलो सिर्फ प्रश्नों को बात करेंगे ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए लड़ी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के जब जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? जी साथियों, क्या उत्तर आना चाहिए? बहुत बढ़िया। तो उत्तर आएगा साथियों यहाँ पर डी, और जब बिल्कुल सही है किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, सॉरी किशोरीलाल गुप्त, ठीक है, याद रखें साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सरगो नरक ठिकाना नाही किस कवि की रचना है? 30वां प्रश्न है, ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रसखान की प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? 23, 45, 53 या 56? डन। तो उत्तर सही बताया आप लोगों ने, जो दोहे हैं वो 53 हैं। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। पंक्ति है जी, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अतिल गाफिल गंदे, सॉरी गाफिल बंदे, अति गाफिल बंदे। तो पंक्ति बतानी है ये किसकी है? कबीर है, मलूकदास है, दादू जी की है, खुसरो जी की है? ओके, ये पंक्ति मलूकदास जी की है। आगे चलते हैं, कोई भी प्रश्न में डाउट होगा तो अंत में सॉल्व कर लेंगे, पहले जो प्रश्न वाला। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? रेखा चित्र, सॉरी ये किस प्रकार की रचना है, किसकी रचना नहीं है, ये किस विधा की रचना है ये बताना है। 33वां प्रश्न है, उत्तर उत्तर आएगा साथी, ये यात्रा वृत्तांत है। आगे चलते हैं। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वृक्ष विशिष्ट शैलीकार होने के कारण राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जी बहुत बढ़िया साथियों, कलम का जादूगर। अगला प्रश्न है, रोमांच किस प्रकार का अनुभव है, यानी बताइए, अनुभव के चार भेद हैं, किसका अंग है ये? उत्तर दिया जा रहा है जी, ओके, हो गया डन। तो सात्विक है साथियों, स्तंभ, रोमांच, कंपन, प्रलय, अश्रु, स्वरभंग, स्वेद, ये सब सात्विक में। आगे प्रश्न है साथियों अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जनार्दन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जनार्दन शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है, 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न है, ओके डन जी, महेश्वर नहीं है। आगे चलते हैं। श्रृंगार श्रृंगार सोरठा के रचयिता बताने आपने, श्रृंगार सोरठा। हाँ तो सभी के सही जा रहे होंगे।
उत्तर 37वें का है जहाँ पर रहीमदास, बिल्कुल सही, बी उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है आप लोगों ने। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। 38वां प्रश्न है, बी उत्तर आएगा। बहुत बढ़िया साथियों, संत जगजीवन दास। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पदों का अर्थ बताना है आप लोगों ने। दृष्टिकूट पदों का अर्थ क्या है? 50 साथी ऑनलाइन अभी। ओके, सूरदास के दृष्टिगत पदों का जो अर्थ होगा साथियों वो है डी, अर्थ गोपन शैली के पद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। माधवानल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता बताने हैं आपने। इस नाम से 3 कवियों की रचनाएं मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको लगता है? जी हाँ, सी विकल्प आएगा साथियों, गणपति। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? अपनी गुरु परंपरा का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव मताब्ज भास्कर, झांकी मंगल, घोष संकट या श्री रामचरण पद्धति। बिल्कुल सही, जहाँ पर डी विकल्प आएगा साथियों 41वें का। अगला प्रश्न है, गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना लिखी है? गीत पद्धति पर उनकी कौन सी रचना है ये बतानी है। चलो ठीक है साथियों, बी उत्तर आएगा, विनय पत्रिका। आगे चलते हैं। सर्वमान्य रूप से प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा माना जाता है? आपको पता ही है कि अलग अलग रचनाकारों के द्वारा ये जो रचनाएं हैं, सॉरी, जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा ये जो रचनाएं हैं वो पहली मानी जाती है सूफी की, सूफी काव्य की। तो उत्तर क्या आना चाहिए? सर्वमान्य बताना है, जो सर्वमान्य होगा। जी, 43वें का ये आएगा साथियों, चंदायन। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आधुनिक काल की अवधि रचना, आधुनिक काल की जो रचना है अवधि में लिखी गई है, कृष्णायन। ठीक है, तो किस अवधि कवि की है ये? 44वां प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखी गई है। उत्तर आएगा सी, द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, चंदायन का अन्य नाम लोर कहा, नामकरण के पीछे कारण बताना है आपने कि लोर कहा क्यों लिखा, क्यों है। 45वां प्रश्न है। उत्तर आएगा साथियों बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, 45वें का बी। आगे साथियों, कथानायक का नाम लोर और लोरिक, लोर या लोरिक। आगे साथियों प्रश्न है, स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? ये सब कुछ पढ़े हैं आप लोग, तो मुझे नहीं लगता कि आज किसी का गलत हो रहा होगा। ओके, उत्तर बताइए। जी, उत्तर दिया जा रहा है बी और ये बिल्कुल सही है, संगीतज्ञ तानसेन। आगे साथियों प्रश्न है, समुद्र रत्नों का डैश है, रिक्त स्थान सही क्या आएगा? कौन सा विकल्प जो है सही आएगा? रुत समुद्र रत्नों का डैश है। 5 सेकंड है आपके पास, फिर आगे चलेंगे। जी हाँ, बी विकल्प आएगा साथियों, आकर है। ठीक है, आकर, खजाना। अगला प्रश्न है, प्रसाद और प्रासाद यानी समश्रुत विनार्थक है, सही विकल्प आपने इसका चुनना है। 48वां प्रश्न है, महल भगवान कृपा वरदान, महल कृपा, कृपा महल। 48वां प्रश्न है और टाइम आपका आपका हो जाता है। डी विकल्प आएगा, कृपा और महल। अगला देखिए, अंगूर शब्द है हमारे पास, इसका पर्यायवाची जो नहीं होगा वो आपने चुनना है। जो पर्यायवाची इसका नहीं है 49वें का, अंगूर शब्द का
बहुत बढ़िया। उत्तर साथियों आएगा जहाँ पर डी विकल्प आएगा, द्राक। ये नहीं होता है, बाकी सभी हैं। अगला विकल्प है काव्य मंजूषा, रचयिता बताने हैं। काव्य मंजूषा जो रचना है ये किसकी है? हाल ही में पढ़ाया था आप लोगों को, पढ़ा भी होगा पहले भी आप लोगों ने। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? उत्तर 50वें का डन हो चुका है और मुझे लगता है सभी विकल्प आपने पढ़ लिए होंगे। डी विकल्प आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। ये प्रश्न हम काफ़ी बार पूछ चुके हैं पहले भी। तो किस कवि ने कहा है ये? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। उत्तर आएगा साथी यहाँ पर डी, सॉरी पंत, बी आएगा, बी बोलना था। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारे पास, किस काव्य के या किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर नव मानवतावाद। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से करिए फिर आगे चलते हैं। उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर 52वां प्रश्न है साथियों जी, पंत आएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगी या फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई है, और टीकाकार का नाम बताना है आपने। फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है और टीकाकार का आपने नाम बताना है। जी साथियों, 53वां प्रश्न भी हो गया है, काफ़ी सही हो गया आप लोगों के आज। आनंदी लाल शर्मा। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। शब्द और अर्थ के सहभाव, यानी शब्द अर्थ हो साहित्य काव्यम, ये आपने बताना है किसका लक्षण है। यानी ये काव्य के संबंध में किसने ये उक्ति कही है। लास्ट मास्टर कैडर में भी आया था और हमने भी यहाँ पर रख दिया। प्रश्न पत्र आज आसान है, इसलिए मैंने 120 का स्कोर दिया है। ये हासिल करें और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करें। शब्द और अर्थ के संयोग को ही काव्य कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर बता देते हैं कि यह भामह जी की पंक्ति है। ओके, आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारे पास, ये बताना है किसकी उक्ति है। कवे कवे कर्म काव्यम, यानी कवि का कर्म ही काव्य है, कथन किसका है? 55वां प्रश्न है। 5 सेकंड आपके पास हैं, फिर आगे चलेंगे। अनुराधा जी प्लीज़ उत्तर मत दीजिए। जहाँ पर सभी डन कह रहे, उत्तर आएगा साथी यहाँ पर कुंतक। ठीक है, जो कुंतक का विचार है। आगे चलते हैं। द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना कौन सी है? काफ़ी विचार इसके ऊपर करते रहे हैं पढ़ाते समय, चंद पढ़ा रहे थे उस वक्त भी मैंने बोला था। ओके, द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना, आप लोग क्या सोचते हैं? 56वें का डन हो गया जी, बी उत्तर आएगा, प्रेम पथिक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? डन। ओके, अंतिम चरण के यदि हम बोलें तो आदिकाल जब अंतिम दौर में था तो उस वक्त आमिर खुसरो ही हमें नज़र आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर बताना है। भाषा टॉपिक आपके सिलेबस में है, लिपि है, तो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है साथियों। अपनी बोलियों के नाम, उपभाषाएं, बोलियाँ, ये जब सब याद करने हैं। बिल्कुल सही साथियों, डी विकल्प आएगा। कौन सी अपभ्रंश? सोर्स यानी अपभ्रंश। आगे चलते हैं। नवभक्तमाल के रचयिता बताने आपने। नवभक्तमाल के रचयिता कौन है?
59वां प्रश्न है, उत्तर दिया जा रहा है, दिया तो नहीं जा रहा है लेकिन साथी बता रहे हैं कि हो गया है। डी विकल्प आएगा, राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी जी की यह रचना है। आगे चलते हैं साथियों। कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की नहीं है? जी हाँ, कौन सी प्रवृत्ति यानी विशेषता भारतेंदु काल की नहीं है? 60 प्रश्न हो चुके हैं 38 मिनट में। उत्तर साथियों आएगा जहाँ पर समस्या पूर्ति, ये भारतेंदु युग की थी, सॉरी भारतेंदु की है। ओके, वो सॉरी मैं गलत बोल गया, भारतेंदु युग की नहीं है, पहले से बोल गया। उत्तर उत्तर जो है साथी सी आएगा, जो भारतेंदु युग की। और अगर हम बाकियों की बात करें तो यह द्विवेदी युग की है। ठीक है, आगे चलते साथियों। आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान उधर भी रखना पड़ता है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के इधर उधर। ओके, तो अगला प्रश्न साथियों, रीतिकाल में राम काव्य है लिखा था, बिल्कुल सही, और है ही बताना था। ओके, रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेध नाम से एक प्रबंध काव्य रचना लिखी गई है, तो इसको किसने लिखा है? रामाश्वमेध। सूरज राय पंडित, मधुसूदन, राम प्रिया शरण, कृपानवास। बिल्कुल सही, बी उत्तर आएगा मधुसूदन। आगे चलते हैं अगले विकल्प पर। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भिखारी दास, नागरीदास, भूषण या बेनी परवीन? क्या उत्तर आना चाहिए? सर्वांग निरूपक कवि ये सब बताया हुआ है आप लोगों को, तो भिखारी दास है साथी जहाँ पर उत्तर सही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आना था यहाँ पर, चलो हम बता देते हैं। इतिहास लेखन की मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ हैं, ये आपने चयन करना है। 63वां प्रश्न है, डन। बी उत्तर आएगा साथियों, 4 पद्धतियाँ हैं, वही अकरादी, कालक्रम वगैरह, वैज्ञानिक और विदेहवादी। अगला प्रश्न है, 63 श्लाका पुरुषों का जीवन वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? यहाँ पर उन ग्रंथों के आगे जो है नाम दे दिए हैं मैंने, जिस जिसकी पुस्तक है। 63 श्लाका पुरुषों का जीवन वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, ये आपने चयन करना है। 64वें का उत्तर आएगा ए, महाप्राण, जो कि पुष्पदंत की है। अगला प्रश्न है 65वां, संस्कृत रचनाएं हैं ये पुरुष परीक्षा विभाग सार, ये बतानी है आपने किसकी हैं? जी 65वां प्रश्न है साथियों। ओके, सभी जानते हैं कि यह विद्यापति जी की हैं। हमारे पास परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न आ गया है, होल्डर शब्द है, तो इसका आपने बताना है अर्थ हिंदी में क्या होगा। होल्डर शब्द है, इसका आपने अर्थ हिंदी में बताना है क्या होगा। प्रतिधारक, श्रेणी या निपटारा? बी उत्तर आएगा साथियों, धारक। वो नोट पर लिखा होता है ना, मुद्रा पर, कोई भी नोट ले, मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन अदा करता हूँ, इस तरह से। आगे साथियों प्रश्न है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? किस चीज़ का उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार? बी उत्तर आएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया, अभिव्यंजना। अगला प्रश्न है साथियों, राधा जैसी सदे हृदया विश्व प्रेमा निरुक्ता पंक्ति में अलंकार क्या है? राधा जैसी सदे हृदया विश्व प्रेमा निरुक्ता, इस पंक्ति में अलंकार आप लोगों ने बताना है क्या होगा। यमक, श्लेष, उपमा या उत्प्रेक्षा? जी हाँ, विकल्प आएगा साथियों यहाँ पर उपमा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? किस रचना का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से किस रचना का यह है दूसरा नाम है? उत्तर आएगा साथियों जहाँ पर रानी केतकी की कहानी, यह बिल्कुल सही है। इंशाअल्लाह खां की इसका दूसरा नाम उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, ये कथन किस लेखक का है? जी, राजा लक्ष्मण सिंह का है। आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न है, ये लोकोक्ति है, सॉरी लोकोक्ति लिख, मुहावरा लिख दिया, चलो लोकोक्ति है साथियों। पर उपदेश कुशल बहुतोरे, फिर से पढ़ देता हूँ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। विकल्प पढ़िए। विकल्प आ रहा है यहाँ पर बी, ठीक है। और 71वें का बी उत्तर आएगा, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अगला प्रश्न है, जागरण शब्द है हमारे पास, इसका आपने विलोम बताना है। विलोम क्या होगा? जागरण शब्द का विलोम क्या होगा? भ्रांति, विश्रांति, विलुप्ति या सुषुप्ति? जी हाँ, सुषुप्ति आएगा साथियों, डी उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निशाचर शब्द का अनेकार्थी जो नहीं है, निशाचर शब्द का अनेकार्थी जो नहीं है, बिल्ली, सर्प, महादेव या जंगल? जी, 73वां प्रश्न है और उत्तर आएगा साथियों जंगल, ठीक है। ये निशाचर का अनेकार्थी नहीं है, बाकी सभी अनेकार्थी। आगे साथियों प्रश्न है, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता और पदक्रम, और अगला जो है वो कौन सा वाक्य का तत्व होगा? वाक्य के तत्व हैं मुख्यतः 6 मिल जाएंगे आपको, कई किताबों में 7 भी रखे हैं, लेकिन मुख्यतः 6 होंगे। तो इसके बारे में भी बताया था आप लोगों को साथियों, क्या उत्तर होना चाहिए? शक्ति, आशक्त, अनंत या अन्वय? उत्तर आएगा डी, अन्वय। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये बताना है आप लोगों ने। जी हाँ, 75वां प्रश्न है, आधे प्रश्न हो गए कंप्लीट, जहाँ पर आंसू आएगा, ठीक है। आंसू जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है, अश्रु से बना है। आगे चलते हैं, प्रश्न है हमारे पास अज्ञ। अज्ञ का विलोम जो है क्या होगा? अज्ञ का विलोम बताना है आप लोगों ने। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या विज्ञ? उत्तर आएगा विज्ञ, डी। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? जी साथियों, टूट गया, चलो कुंठित आएगा साथियों, डी उत्तर, ठीक है। आगे चलते हैं, तीक्ष्ण का विलोम। अगला है साथियों, कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि पूछ लिया है इस बार, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चर्चित प्रश्न बन सकता है यह भी। वृद्धि, अय, जड़ या अयादि? जी हाँ, लगता है मुझे क्लास टूट गया है, निकाल लेते हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए।
चलो, थोड़ी परेशानी रहती है। उत्तर आएगा साथी बी यहाँ पर, ठीक है। अय संधि नहीं है, ये 3 है। 5 होते हैं वैसे स्वर संधि के भेद, और गुण संधि और इसके अलावा आपने पढ़ाई होगा। जी हाँ, दीर्घ संधि और गुण संधि 2 अन्य भेद। नहीं टूटा है, बच गया है, ग्लास बच गया है। ओके, अगला प्रश्न है, बरसे कंबल बीजे पानी पंक्ति में कौन सी शैली है? उत्तर आएगा बी यहाँ पर, उलटवासी। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, छंद संबंधी गलत तथ्य का आपने चयन करना है। छंद संबंधी गलत तथ्य का आपने क्या करना है? चयन करना है। पहला विकल्प देखिए, स्वयवार्णिक छंद है। दूसरा, मुक्तक काव्य मुक्तक छंद में रचा जाता है। तीसरा देखिए फिर यति गति लय तुक छंद के तत्व हैं। और आगे है अगला विकल्प है, छंद संबंधी महत्वपूर्ण कथन नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। उत्तर 80वें का दे चुके हैं साथी, और उत्तर आएगा डी, छंद संबंधी महत्वपूर्ण कथन नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं मिलते हैं। आगे साथियों शब्द है हमारे पास आरती, और समश्रुत बिनार्थक क्या होगा इसका? उत्तर क्या आएगा साथियों? जी बहुत बढ़िया, सी उत्तर आएगा, पूजा पाठ। और इस आरती का अर्थ दुख या विरक्ति कह सकते हैं, विरह, वियोग। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया और कवि प्रिया कैसे काव्य हैं? केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये कैसे काव्य हैं? प्रबंध काव्य हैं, मुक्त काव्य हैं, गीति काव्य हैं, या नाटक हैं? बहुत बढ़िया, आज तो मतलब क्या ही है ना, फट्टे चक दिए। पंजाबी में क्या कहते हैं, फट्टे चक देते। ओके, उत्तर बी आएगा, मुक्तक काव्य है। आगे चलते हैं, पढ़ शब्द है हमारे पास, और इसका तत्सम बताना है आपने, क्या होगा? लगभग जो पहले सब कुछ हो चुका है उसी को ही दोबारा करवा रहे हैं। उत्तर क्या आना चाहिए? उत्तर आएगा साथी यहाँ पर डी, पट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे पास परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न आ गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर शब्द है, संगणक सामग्री क्या होगा? कंप्यूटर हार्डवेयर शब्द है, और इस ओके जी, चलो आई थिंक ये प्रश्न में ही गलती हो गई क्या? चलो फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। संगणक तो आपको पता है कंप्यूटर का अर्थ रहता है, फिर भी जो सही चुनेगा ओके बी उत्तर आएगा, क्योंकि जो मुख्य चीज़ है वो गायब है जहाँ से। चलो उत्तर भी आएगा, संगणक यंत्र सामग्री। इसका प्लस पॉइंट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि प्रश्न में थोड़ी सी तो चलो खामी थी, लेकिन इतनी भी खामी नहीं थी। संगणक यंत्र सामग्री कहेंगे, ठीक है साथियों, संगणक सामग्री तो है ही। ओके, अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा शब्द भाववाचक से विशेषण बना है, यानी भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना है? उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा जहाँ पर बी, दर्दनाक, ठीक है, दर्द से बना है ये। आगे हमारे पास शब्द है मोनोपोली। मोनोपोली शब्द के लिए आप क्या सोचते हो अर्थ, हिंदी अर्थ? मोनोपोली के लिए हिंदी अर्थ क्या सोचते हो आप लोग? उत्तर आएगा बी, महत्वपूर्ण अधिकार। जी डी उत्तर आएगा, एकाधिकार, ठीक है। प्रिविलेज शब्द आ जाए तो हम कहेंगे उसको विशेषाधिकार, जो महत्वपूर्ण अधिकार। आगे साथी प्रश्न है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के अनुसार पहला कवि कौन सा है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के अनुसार पहला कवि हिंदी का कौन सा है? ओके, उत्तर भी आएगा, मुंज कवि। आगे चलते हैं, प्रश्न है हमारे पास, विष जहर गर पर्याय शब्दों को पूर्ण करना है। अगला पर्याय शब्द कौन सा आएगा? विष जहर गर एक ही पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, अगला कौन सा होगा साथियों?
ओके जी, अगला प्रश्न होगा, उससे पहले उत्तर दे देते हैं। तो उत्तर आएगा साथियों कालकूट। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया की उदाहरण कौन सी नहीं है? संयुक्त क्रिया की उदाहरण कौन सी नहीं है? निवासी व प्रश्न है। बहुत बढ़िया, डी उत्तर आएगा साथियों, ये नहीं है। ठीक है, संयुक्त क्रिया की बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है? वियोगी हरि हैं, इनका पूर्ण नाम क्या होगा? वियोगी हरि को हमने पढ़ाया नहीं है हालांकि, लेकिन एक महत्वपूर्ण कवि यह भी माने जाते हैं। नेट वगैरह में काफ़ी पूछा जा चुका है, इसको भी करवा देंगे एक दिन। उत्तर भी आएगा साथियों श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, या हरि प्रसाद द्विवेदी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो पंक्ति है, देखिए पंक्ति का नाम क्या है जी? या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर को तजडारो, आठों सिद्धि नवा निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। ये रसखान जी की पंक्ति है। तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा छंद होगा। इक्यानवे प्रश्न है, उत्तर आएगा साथी यहाँ पर जी। 2 सेकंड और ले लीजिए। ठीक है जी, 91 प्रश्न है साथियों, डन। तो साथियों यहाँ पर स्वया छंद है, ठीक है, वाणिक छंद है साथियों। वाणिक छंद आपको करवाने हैं, अभी कल करवाएंगे। अगला प्रश्न है, 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहता है? 31 या इससे अधिक चरण वाला छंद क्या कहलाता है? विकल्प आपके सामने है, देखिए। 31 या इससे अधिक चरणों या अधिक वर्णों वाले जो छंद होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तर आएगा साथियों यहाँ पर कवित, सी विकल्प। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी आपने ध्वनियाँ बतानी है। ये 5 ध्वनियाँ हैं और आपने बतानी है कि ये पाँच अरबी फारसी की ध्वनियों के लिए किसने नुक्ता चलाने का रिवाज प्रारंभ किया था? किसने आरंभ किया था जी? विकल्प आपके सामने हैं, पढ़िए और उत्तर दीजिए। उत्तर 93 का है। बहुत बढ़िया है, याद रखना साथियों, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जलोकोक्ति का अर्थ बताना है आपने। प्रभुता पाई काहि मद नाही, ये करवाया था आपको। क्या उत्तर आना चाहिए? ओके, बी उत्तर आएगा साथियों, बहुत बढ़िया, याद रखना साथियों। उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें आपने बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। जी हाँ, डन साथियों। तो उत्तर है यहाँ पर, बता देते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ये करवाया था आप लोगों को, ये भी करवाई हुई है। आगे साथियों ये बताना है, इसमें कौन कौन इस पुस्तक का मालिक है, कौन इस पुस्तक के रचयिता हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह है, अलंकार से संबंधित पुस्तक है। तो ये कौन इसका मालिक है, कौन इसका राइटर है, लेखक है भारतीय काव्य शास्त्र से? विकल्प चुनिए और उत्तर दीजिए।
ओके, 96वां प्रश्न है साथियों। बहुत बढ़िया। उत्तर आएगा साथियों यहाँ पर उद्भट। ठीक है जी, उद्भट की रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारे पास, विरुद्ध सहस्त्री किसकी रचना है? विरुद्ध सहस्त्री किसकी रचना है? ओके, बहुत बढ़िया। दुर्सा जी आड़ा इसके मालिक हैं, इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? आई थिंक ये पिछले कल ही पूछा था आप लोगों को, है ना? चलो, कैसे प्रश्न आ सकता है साथी, याद रखना है आप लोगों ने। क्या विकल्प आ सकता है? बी उत्तर आएगा। बहुत बढ़िया, जकी। जल्दी करेंगे अभी। श्लेष काकू, ये दो भेद हैं, किस अलंकार के दो भेद हैं बताना है। श्लेष और काकू किस अलंकार के दो भेद हैं? ओके, तो ये वक्रोक्ति के दो भेद हैं साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य द्विवेदी युग को किसने कहा है? सौ प्रश्न पर पहुंच चुके हैं अभी हम। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य द्विवेदी युग को किसने कहा है? जी, विकल्प आएगा यहाँ पर बी, गणपति चंद्रगुप्त ने। अभी ये भी थोड़ी देर पहले ही, आपको थोड़े दिन पहले ही, यानी कल परसों पढ़ाया था और आपने पहले भी पढ़ रखा है साथियों। ये प्रश्न पढ़िए, राम सुंदर है और इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है, ये आपने बतानी है। विशेषण की अवस्था बतानी है आपने, कौन सी है? आज तो मतलब 150 में 150 फोड़ेंगे, है ना सब साथी? चलो, बढ़िया है। आगे है मूलावस्था। ठीक है जी, मूलावस्था है इसमें। आगे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? ओके जी, डी उत्तर आएगा यहाँ पर 1963। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कार्यावस्था, अर्थ, प्रकृति और संधि के अंतर्गत कितने कुल भेद हैं? कार्यावस्था, अर्थ, प्रकृति और संधि के अंतर्गत कितने कुल भेद हैं, ये आपने बताने हैं। 5 भेद हैं। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारे पास, नाटक के नायक का कौन सा प्रकार घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, अहम भाव आदि गुण से ओतप्रोत रहता है? 104 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। नाटक में गुण का कौन सा प्रकार, ये वाले नायक के कौन से गुण होते हैं, मतलब किस में आते हैं जी? उत्तर बहुत बढ़िया जी, याद रखना है, धीरोदत्त आएगा। अगला प्रश्न है, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा आदि नायिका भेद किस के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब साहित्य तो आज बहुत ही आसान है। ओके, सभी जानते हैं कि यह स्विकिया के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है?
सही उत्तर आएगा रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है विषकंप। तो ये आपने बताना है कि विषकंप नाटक में क्या अर्थ होता है इसका। विषकंप पहला विकल्प है, फिट कर लेते हैं स्क्रीन पर इसको अच्छी तरह से। देखिए पहला, निम्न श्रेणी के सूचक को पात्रों द्वारा बीती हुई आने वाली घटनाओं का सूचना। अगला है बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला। आगे है दूसरे अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ बिना किसी विराम के। जो चौथा है मुख्य पात्र द्वारा दी जाने वाली सूचना। तो क्या विकल्प आप लोग सोचते हैं 107 प्रश्न का। ओके, इसका बिल्कुल सिंपल उत्तर आएगा बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला। आगे चलते हैं, संकलन त्रय में क्या नहीं है। संकलन त्रय, तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन एक जहाँ पर गलत दिया गया है। संकलन त्रय नाटक से पूछा गया प्रश्न है। ओके, बीज आएगा साथियों, ठीक है, बीज नहीं आता है तो बाकी सभी आते हैं। कार्य, स्थान, काल। अगला प्रश्न है कलि कौतुक रूप किसका नाटक है। कलि कौतुक रूप किसका नाटक है, ये आपने बताना है। ये बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, ये आपने याद रखना है। 1 घंटे से ऊपर हो गई क्लास। अगला प्रश्न है, नाटक में हास्य कलाकार को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है नाटक में हास्य कलाकार को, क्या कहा जाता है। ये बिल्कुल सही, विदूषक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सभी जानते हैं उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास। उप का अर्थ जो होता है वो होता है समीप, लेकिन न्यास का अर्थ आपने बताना है क्या होगा। ये सब कुछ आपको पहले ही करवा चुके हैं, कोई प्रश्न ऐसा रहा ही नहीं है जो कभी आपके सामने ना ही लाए हों। उत्तर क्या होगा साथियों, उत्तर आएगा धरोहर। आगे चलते हैं, हिंदी में नोवेल शब्द जो है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग डैश ने किया, किसने किया। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। बिल्कुल भारतेंदु हरीशचंद्र ने किया था। आगे चलते हैं, अपनी एक रचना के लिखे था उन्होंने हरीशचंद्र मैगजीन में 1875 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, मास मीडिया जो एक शब्द है, इसका हिंदी अर्थ आपने बताना है क्या होगा। मास मीडिया, 113वां प्रश्न है। ओके, जन संचार माध्यम आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को आक्रमणकारियों को अरब आक्रमणकारियों की देन किसने कहा है। भक्ति आंदोलन को अरब आक्रमणकारियों की देन किसने कहा है। ताराचंद, ठीक है, याद रखना साथियों आप लोगों ने। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। नई कहानी की भूमिका, नई कहानी की भूमिका जो लेख भी है, पुस्तक भी, चलो मान लेते हैं पुस्तक, लेख, इस लेख के या इस लेख या इस पुस्तक के रचयिता बताने हैं। सभी जानते हैं कि यह है कमलेश्वर जी के। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र सुन ना ले, उसे क्या कहते हैं। आज प्रश्न पत्र बहुत आसान है, मुझे मालूम है, सब आपने पढ़ा हुआ है, प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं लास्ट मास्टर कैडर से। मतलब अगर प्रश्न पत्र आता है ना साथी तो ऐसा आएगा, बस 150 फोड़ना भाई, यही चाहते हैं। उत्तर बी आएगा साथियों, स्वागत कहते हैं, एकालाप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि वहाँ पर एकालाप टिक किया था उन्होंने। ओके, अगला प्रश्न है साथियों, आत्मनिरीक्षण के लेखक, आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है।
117वां प्रश्न है। सेठ गोविंदास है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। संदेश रासक कैसा काव्य है? संदेश रासक कैसा काव्य है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या मुक्त काव्य है? संदेश रासक कैसा काव्य है? तो उत्तर आएगा साथियों यहाँ पर, यह एक खंड काव्य है। आगे चलते हैं। प्रबंध काव्य तो है ही, लेकिन मुख्यतः आपने जिस विकल्प पर जाना है उस पर चले गए। अगला प्रश्न है, जब उपमेय और उपमान में अभेद दिखाते हैं तब कौन सा अलंकार होता है? ये भी लास्ट मास्टर कैडर में आया था प्रश्न, 119वां। तब रूपक अलंकार दिखाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेकिन जहाँ पर एक शब्द दे रखा है आपने इसके लिए अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। अंत्यव्यासी शब्द है हमारे पास, क्या है? अंत्यवासी। तो इसके लिए अनेकार्थी शब्द क्या कहलाएगा? अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या फिर किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। बहुत बढ़िया, उत्तर आएगा यहाँ पर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, क्या उत्तर आना चाहिए? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, 21वां प्रश्न भी आप लोगों ने कर लिया है, जहाँ पर आपको बता देते हैं कि उसको अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में पकड़कर हम लड़ते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न है अंकेक्ष, ठीक है, अंकेक्षक शब्द है हमारे पास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसा, लेकिन ये एक अर्थी शब्द दे रखा है, लेकिन आपने बताना है इसके लिए अनेकार्थी क्या रहेगा एक अंकेक्षक का। 122वां प्रश्न है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, दूसरा विकल्प अंक रक्षकों को क्रम निर्धारण करने वाला, तीसरा है अंकों के स्थान पर अंकों के साथ खेलने वाला, और चौथा है गणना करने वाला। उत्तर क्या होना चाहिए? अंकेक्षक उत्तर आएगा साथी, जहाँ पर ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को कहते हैं इसको अंकेक्षक। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है ना, जो वो वाला, जो टैली वगैरह जानता है, क्लर्क, क्लर्क नहीं होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आगे साथियों, दोपहर के समय, ये देखिए दोपहर के समय, ये एक वाक्य दे रखा है, शालू आराम कर रही थी। रेखांकित शब्द, जो रेखांकित वाक्यांश है ये रहा, इसको कर देते हैं रेखांकित। अभी आपने बताना है इसके लिए सही एक शब्द क्या होगा, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ जैसा ये प्रश्न है। ओके, जी बिल्कुल सही, मध्याह्न आएगा साथियों, दोपहर को मध्याह्न बोलेंगे, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न बोलेंगे। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी आयोग संसद की समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर आएगा साथी यहाँ पर 344वां ये है। ओके, ये उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। क्षत्रिय शब्द है हमारे पास, इसके लिए सही तथ्य आपने चुनना है, विकल्प पढ़िए हुए ध्यान से। क्षत्रिय शब्द हैं और उसके लिए आपने सही विकल्प का चयन करना है। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए जो सही शब्द रहेगा साथी वो है डी। इस शब्द में दो संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही है, बाकी बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव जो है किसने दिया था? 125वां प्रश्न है, सॉरी 126वां प्रश्न है। उत्तर दिया जा रहा है बिल्कुल
सही दिया होगा। ओके, डन हो गया सबकी ओर से। सुनीति कुमार चटर्जी आएगा। अगला प्रश्न है एकान्विति। एकान्विति जो कि निबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, तो आपने बताना है कि एकान्विति का अर्थ क्या है। विकल्प आपके सामने है, उत्तर दीजिए। एक सौ सताईसवां प्रश्न है। विकल्प आप खुद पढ़ेंगे, पेपर में भी खुद आपने पढ़ने हैं, और आपके सामने रख दिए विकल्प मैंने। क्या उत्तर आना चाहिए? उत्तर बी आएगा साथियों, निबंधकार द्वारा स्वयं के मत को प्रस्तुत करना, एकान्विति। अगला प्रश्न है साथियों, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह नहीं है। जो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह नहीं है, क्या उत्तर आना चाहिए? उत्तर जहाँ पर है, थैले पर हिमालय, ठीक है, धर्मवीर भारती का है ये, इनका नहीं, हरिशंकर परसाई का। आगे साथियों, हवा पर मशाल, नई नारी आदि निबंध संग्रह बताने, सॉरी ये निबंध बताने हैं, निबंध संग्रह नहीं, निबंध बताने हैं, ये किसके हैं? पहले भी पूछ चुके हैं ये प्रश्न। हवा पर मशाल, नई नारी आदि निबंध संग्रह नहीं, ये निबंध बताने आपने किसके हैं, उत्तर साथियों बताना है। और उत्तर आएगा साथियों जहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग, हाँ चलो ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि के किस भाग का संपादन किया है? ठीक है, चिंतामणि भाग 1 का, 2 का, 3 का या 4 का? 130वां प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि के किस भाग का संपादन किया है? उत्तर बता रहे हैं आप लोग? जी हाँ, हो गया है, चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया है साथियों, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी डाउट होगा बाद में पूछ लेते हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? हिंदी का कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह, उत्तर क्या आएगा साथियों? जी सभी को पता है, छाया है, 1912 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रेमचंद की कहानी की विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपने बताना है। उत्तर क्या होगा साथियों? प्रेमचंद की कहानी की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रेमचंद की कहानी की विशेषता कौन सी नहीं है? बी विकल्प आएगा, रोमानी भाव नहीं है। रोमानी भाव जो है प्रसाद की कहानी में देखने को मिल जाता है, बना के इनकी, बाकी सभी इनकी विशेषताओं की कहानियों की विशेषता हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने महाकाव्य का आरंभ आशीर्वाद, नमस्कार, कथा वस्तु के निर्देशन से बताया है? के निर्देशन से माना है, आगे माना है लिखा हुआ है। ये लास्ट मास्टर कैडर से प्रश्न आया था, तो वहाँ से भी कुछ प्रश्न उठाए हैं आज। उत्तर आएगा जहाँ पर दंडी, ये बिल्कुल सही है। इनका भी, इनका जो विचार है किस तरह से होना चाहिए, आशीर्वाद, नमस्कार वगैरह। अगला प्रश्न है साथियों, गीति काव्य शब्द सबसे पहले प्रयोग किया है, किसने किया है? किसने किया है गीति काव्य शब्द सबसे पहले प्रयोग किया है, तो ये किसने किया है? आज तो बहुत हलवा था आज तो, है ना, क्या ही बोले। 134वें कहा गया है, लोचन प्रसाद पांडे ने प्रयोग किया था जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाकाव्य के संबंध में सही का आपने चयन करना है। महाकाव्य के संबंध में सही का आपने चयन करना है। पहला विकल्प देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए। 102 मिनट यार, आई थिंक यहाँ पर कोई गलती हो सकती है। जहाँ पर साथियों 2 मिनट, ये थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा। जहाँ पर सही नहीं का चयन करना है, ठीक है। जहाँ पर सही जो नहीं है
उसका चेंज करना है, उसका आपने चयन करना है, तो मैं चेंज कर देता हूँ हालांकि, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है, जो नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया जी, उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलो, उत्तर आएगा साथियों सी, महाकाव्य मुक्तक शैली में नहीं होता है, प्रबंध काव्य में होता है, प्रबंध शैली में होता है। ओके, बाकी बिल्कुल सही है। आगे साथियों 136वां प्रश्न है, तो आपने बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से गीति काव्य नहीं है। कौन सा निम्नलिखित में से गीति काव्य नहीं है? कौन सा गीति काव्य नहीं है निम्नलिखित में से? 136वां प्रश्न है। ओके, बहुत बढ़िया, गीति काव्य नहीं है, तो उत्तर आएगा साथी यहाँ पर कामयानी। कामयानी जो है ये गीति काव्य नहीं है, ये एक महाकाव्य है, ठीक है, बाकी सभी गीति काव्य हैं। अगला शब्द है सॉरी हमारे पास परिभाषिक शब्दावली से है इम्पीचमेंट। हमारे पास शब्द आ गया इम्पीचमेंट, शब्द का हिंदी अर्थ क्या कहलाएगा? 137वां प्रश्न है ये इम्पीचमेंट के लिए। अनविज्ञ, मुकदमा, महाभियोग या अड़चन, जो पहले भी करवा चुके हैं आप लोगों को। महाभियोग आएगा। महाभियोग से ही किसी भी राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हम 2/3 जो संसद का है वो हमें लाना पड़ता है बहुमत। अगला प्रश्न है 138वां, और प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाए हैं? और प्रश्न मैं कहूँगा कि आज ज़बरदस्त ही बन गए हैं ना, कुछ ज़्यादा ही। उत्तर आ रहा है साथियों, बहुत बढ़िया, याद रखना है। 138वां, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाए हैं? उत्तर आ रहा है यहाँ पर पंत, यह बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 138वें के। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक किस बोली में है? हिंदी की किस बोली में है, ये आपने बताना है। 139वां प्रश्न है, बी उत्तर आएगा, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा आवारा मसीहा का एक भाग जो नहीं है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा आवारा मसीहा का जो एक भाग नहीं है। पंखहीन, सभी इसका नाम याद करते हैं पंखहीन, लेकिन चलो उत्तर देखते हैं। सी उत्तर आएगा साथियों, पंख सहित आएगा, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सभी इसके भाग हैं उनके आत्मकथा के। अगला प्रश्न है साथियों, किस एकांकीकार ने सामाजिक व्यंग्य एकांकी, प्रतीकात्मक एकांकी और प्रहसन एकांकी भी लिखे हैं? किस एकांकीकार ने सामाजिक व्यंग्य एकांकी, प्रतीकात्मक एकांकी, प्रहसन एकांकी भी लिखे हैं? उत्तर क्या आना चाहिए? उत्तर आएगा बी यहाँ पर, उपेंद्रनाथ अशक। अगला प्रश्न है भारतेंदु बाबू हरीश चंद्र के जीवन चरित्र जीवनी किसने लिखी है? जीवन चरित्र पर जीवनी किसने लिखी है, यह आपने बताना है। ये 140 का तो है, 140 का बिल्कुल सही विकल्प बन रखे हैं। 3 भाग माने जाते हैं उनकी आत्मकथा के, विष्णु प्रभाकर के। ओके, 142वां प्रश्न है। ओके, उत्तर बता रहे हैं आप लोग राधा कृष्ण दास, ये पता ही होगा क्योंकि इन्होंने ही लिखी है जीवनी। आगे है हमारे पास प्रश्न, उपेंद्रनाथ अशक की रचना है मंटो मेरा दुश्मन किस विधा की है? उपेंद्रनाथ अशक की रचना है मंटो मेरा दुश्मन, यह किस विधा की है? उत्तर आएगा साथी जहाँ पर ये संस्मरण विधा की है। आगे चलते हैं, वस्तुनिष्ठ विधा कौन सी मानी जाती है? वस्तुनिष्ठ विधा कौन सी मानी जाती है? वस्तुनिष्ठ का मतलब आप लोगों को समझाया हुआ काफ़ी बार। जो आप प्रश्न जो कर रहे हैं जो भी वस्तुनिष्ठ हैं, ना कि आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ होता है एक होता है वस्तुनिष्ठ। टू द पॉइंट आंसर। ओके, यहाँ पर 144वां प्रश्न है साथी, जल्दी से दे दीजिए, 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो उत्तर आएगा साथी रेखा चित्र। ओके,
वस्तुनिष्ठ विधा भी इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, चेतना के बिंब रेखा चित्र किसका है? चेतना के बिंब रेखा चित्र किसका है? चेतना के बिंब रेखा चित्र किसका है? उत्तर क्या आना चाहिए? उत्तर 145वां, और उत्तर आएगा साथी यहाँ पर सी, नागेंद्र। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठुकरी बाबा जी एक निबंध भी माना जाता है। चलो, ठुकरी बाबा जो कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यह आपने बताना है यह किसका है। निबंध में भी इसको गिन लिया जाता है। उत्तर क्या आना चाहिए? उत्तर आएगा साथियों यहाँ पर 146वें का। 5 सेकंड का टाइम हो गया है। ओके, बी उत्तर आएगा साथियों महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत आदि 3 भाग किस जीवनी? ठीक है जी, 147वां प्रश्न है, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत आदि 3 नाम जो हैं वो किस जीवनी के हैं? उत्तर साथियों आएगा जहाँ पर अवारा मसीहा, जो कि विष्णुपुर भाकर ने लिखी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर। उनके 3 भाग हैं इस जीवनी के। अगला प्रश्न है, श्री मदन गोपाल ने प्रेमचंद पर जो जीवनी लिखी उसका क्या नाम है? प्रेमचंद पर जीवनी जो लिखी है उसका नाम बताना है आपने। चलो, हो गया साथियों, ठीक है। कलम का मजदूर है, ठीक है, कलम का सिपाही, जो कि उनके बेटे ने लिखी है। अमृत राय ना, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, ये शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद के पत्नी ने। और आवारा मसीहा तो आपको पता ही, अभी पढ़ा है। चलो आगे चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट प्रश्न पर। आत्मकथा का उद्देश्य जो नहीं है, आत्मकथा का जो उद्देश्य नहीं है, पहला विकल्प देखिए, आत्मनिर्माण करना, दूसरा है आत्म परीक्षण करना, अहम भाव की प्रस्तुति, या चौथा है अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना। तो बताइए साथियों, कौन सा उद्देश्य आत्मकथा का नहीं है? ओके, डन हो गया। तो सी उत्तर आएगा साथियों, अहम भाव की प्रस्तुति, ये बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी विशेषता गीति काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता गीति काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता गीति काव्य की नहीं है? उत्तर बताया जा रहा है, जी हाँ, बहुत बढ़िया जी, सभी का धन्यवाद। ठीक है, ओके। सर्गों की अधिकता, इसमें सर्ग वगैरह होते नहीं हैं, अगर होते ही भी हैं तो छोटे छोटे भाग होंगे, अध्याय होंगे, ठीक है। तो ये विकल्प हो गया जहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर। और क्या होगा कि